वेलकम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 11 रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कौन सा सम सॉल्व कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या सॉल्व कर दिया? ये सॉल्व कर लिया है पूरा नहीं, एक पार्ट सॉल्व किया है। कौन सा? रेसिडेंट। ठीक है, एक मिनट। कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने निकाल दिया। मिस्टर जैन वॉज रेसिडेंट। कैसे रेसिडेंट था? फर्स्ट कंडीशन फुलफिल किया ना उसने। देखो ना, 1920 में कितने दिन इंडिया में? 183 डेज। तो ही सैटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, रेसिडेंट हो गया, तो अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? आपको क्या ढूंढना है? अगर रेसिडेंट है तो क्या फाइंड आउट करना है? ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और ही इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब ये फाइंड आउट करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया था? सुरजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 किया था, उसमें मैंने बताया था आपको जब भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फाइंड आउट करना हो, ये टेबल बनाओ। ईयर, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। ऐसा टेबल बनाओ, 3 कॉलम। जब भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट निकालना हो, प्रिपेयर दिस टेबल। ये एक टेबल बनाओगे, इसमें आप दोनों कंडीशन चेक कर पाओगे और वेरी इजीली। फिर क्या करना है? पहले ईयर कौन सा लिखना है? अपना प्रीवियस ईयर। ये अच्छा, 1920 में कितने दिन इंडिया में था लिखने की जरूरत नहीं। रेसिडेंट था, नॉन रेसिडेंट था, वो भी लिखने की जरूरत नहीं, खाली ऐसे ही लिखना है प्रीवियस ईयर। अब ये जो प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 साल लिखना है, 10 years। ये 10 साल। अच्छा, अब 1819 में इंडिया में कितने दिन था? नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, दिया हुआ है। 1819 में कितने दिन था? 1718 में 110, अब हर एक ईयर का आपको क्या कैलकुलेट करना है कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। अभी हमने देखा मिस्टर जे एक्सेप्शन में आता है ना, सेकंड वाले, तो इसको खाली फर्स्ट कंडीशन ही चेक करना है, सेकंड कंडीशन इसको एप्लीकेबल नहीं है। तो आप हर एक ईयर के लिए खाली फर्स्ट कंडीशन चेक करो, सेकंड मत चेक करो। 182 डेज वाला चेक करो, अगर वो फुलफिल होता है तो इधर रेसिडेंट लिखो, अगर वो फेल होता है नॉन रेसिडेंट लिखो। तो देखो, क्या 1819 में 182 डेज इंडिया में है? 1819 में कितने दिन इंडिया में है? 157 डेज इंडिया में है। 182 डेज इंडिया में नहीं है। तो 1819 में कंडीशन 1 फेल। सेकंड चेक नहीं करना,
कंडीशन 1 फेल, क्योंकि एक्सेप्शन में आता है तो सेकंड एप्लीकेबल नहीं है, तो खाली फर्स्ट चेक करो। फर्स्ट कंडीशन फेल तो क्या है, नॉन रेसिडेंट। 17-18 में कितने दिन है, 121, 182 है नहीं, 16-17 में कितने दिन इंडिया में है, 39 days फेल। 15-16 में 105 days फेल। 14-15 में 125 days फेल। 13-14 में 196 days पास। कंडीशन 1 पास हो गया, इनमें क्या लिखना है, रेसिडेंट। 12-13 में 210 days पास हो गया, तो रेसिडेंट लिखना है। 11-12 में 110 days। टेबल कंप्लीट हो गया, पहले ये टेबल कंप्लीट करो। चलो अब कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का 2 कंडीशन है, वो चेक करो। कंडीशन नंबर 1 बताओ क्या है, बोलो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, आउट ऑफ 10 इयर्स, ये 10 में से मिनिमम 2 इयर्स रेसिडेंट होना चाहिए। 2 साल रेसिडेंट हुआ तो भी कंडीशन 1 पास। देखो कंडीशन 1 पास हो रहा है, 2 साल रेसिडेंट है, यस। ये देखो ना, ये 2 साल रेसिडेंट है 10 में से, बाकी के 8 साल नॉन रेसिडेंट है, बट 2 साल रेसिडेंट है, कंडीशन 1 पास, बराबर। सेकंड कंडीशन चेक करो, 7 साल का टोटल देना है। 7 ये 7 साल का जो नंबर ऑफ डेज का टोटल है 730 डेज होना चाहिए या उससे ज्यादा, उससे कम हुआ तो फेल, उससे ज्यादा हुआ तो पास। ज्यादा होगा आराम से, ज्यादा बराबर तो हो रहा है 730 डेज। देखो ना 200, 300, 400, 500, 600, 700 तो इधर ही होगा, आराम से हो जाएगा। तो 730 डेज हो गए, तो सेकंड कंडीशन भी पास हो गए। तो इसमें सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के दोनों कंडीशन हम फुलफिल किए। तो ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आपको लिखना है, कैसे लिखना है, इधर आगे लिखना है। लास्ट हमने लिखा था ही इज रेसिडेंट, बराबर, उसके आगे लिखना है ही शैल बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट satisfies following conditions. कंडीशन लिखो यहाँ पे, कौन से कंडीशन लिखने, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के कंडीशन लिखने हैं। कितने कंडीशन है, दो, वो दोनों कंडीशन लिखो, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या लिखना है, Mr. J is satisfying both the conditions as given above. He is resident in 2 years out of 10 years preceding the previous year, and
preceding the previous year for more than 730 days. He is therefore ordinary और लास्ट पार्ट क्या है? कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 2 लाइन और बाकी है। वुड योर आंसर चेंज, ऐसा लिखा है, ये देखिए मैं लिख के देता हूँ। वुड योर आंसर चेंज इफ he stay in India in the previous year 1920 where only 63 days instead of 183 days। लास्ट में 2 लाइन एक्स्ट्रा दिया है। क्या लिखा है? वुड योर आंसर चेंज इफ ही इज द स्टे इन इंडिया। एक सम कंप्लीट हो गया है अपना। नीचे ना सेम क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में 2 लाइन एक्स्ट्रा दिया, मैंने नहीं लिखा था, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, मैं एक बार पूरा सॉल्व कर लेना चाहता था। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। अब नीचे क्या लिखा है? वुड योर आंसर चेंज इफ ही स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर 1920 वाज 63 डेज इंस्टेड ऑफ 183 डेज। वो लोग बोलते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर 1920 में 183 की जगह अगर खाली 63 डेज इंडिया में स्टे होता तो तब भी क्या यही आंसर आता? क्या मिस्टर जैन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही होता अगर 63 डेज इंडिया में स्टे होता तो? लोग ने पूछा है, सेम आंसर आता क्या? आपको क्या लगता है सेम आंसर आएगा? नहीं। अगर प्रीवियस ईयर में 183 की जगह अगर वो प्रीवियस ईयर में सिर्फ कितने दिन होता? 63 डेज होता तो ये आंसर नहीं आता। तो फिर क्या आंसर आता? फाइंड आउट करते हैं। तो चलो वही सेम सब वापिस सॉल्व करते हैं, लेकिन इस बार क्या सोचेंगे कि प्रीवियस ईयर 1920 में 183 की जगह वो इंडिया में कितने दिन है? 63 डेज इंडिया में है। ये सोच के हम लोग सम सॉल्व करते हैं। ओके, चलो सेम सब वापिस सॉल्व करते हैं। वापिस आपको कंडीशन वगैरह को लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर प्रीवियस ईयर में 1920 में 63 डेज होता तो क्या आंसर होता? चलो ना कंडीशन चेक करते हैं। पहले क्या चेक करना है? रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। कंडीशन 1 चेक करेंगे, ये तो एक्सेप्शन में आता है, इसको तो खाली फर्स्ट कंडीशन है मिस्टर जैन को। एक्सेप्शन 2 में आता है, उसको सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एक्सेप्शन में आता है। खाली फर्स्ट कंडीशन चेक करना है, अगर वो सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट, नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट, बराबर की नहीं। तो कंडीशन 1 क्या कहते हैं कि 182 डेज इंडिया में इसका स्टे होना चाहिए इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में क्या उसका स्टे इंडिया में 182 डेज है? नहीं, कितने दिन है? 63 डेज है। कंडीशन 1 फेल। सेकेंड कंडीशन तो इसको नहीं एप्लीकेबल है क्योंकि एक्सेप्शन में आता है, तो आंसर क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। मतलब
तो अगर वो इंडिया में 63 डेज होता 183 की जगह, तो आंसर क्या होता? नॉन रेसिडेंट। अच्छा, नॉन रेसिडेंट है तो आगे कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत है? आपका प्रॉब्लम इधर ठीक है, तो ये हो न्यू सब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर कल्पेश। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, बोर्ड पे रीड करते हैं। मिस्टर कल्पेश who is born and brought up in India and an Indian citizen, बराबर, born and brought up लिख दिया मतलब वो इंडियन सिटीजन है 100%। तो कल्पेश इज एन इंडियन सिटीजन और born and brought up in India लिखा है, मतलब वो इंडिया में ही रहता है, इंडिया छोड़ के कभी गया नहीं, बराबर। Went for further studies to USA on 1st March 2017, मतलब अपने लाइफ में पहली बार इंडिया छोड़ के बाहर गया, दूसरी कंट्री में पहली बार अपने लाइफ में कब इंडिया छोड़ के बाहर गया? 1 मार्च 2017 को गया। 1 मार्च 2017 मतलब फाइनेंशियल ईयर होगा 16-17। तो कौन से फाइनेंशियल ईयर में वो फर्दर स्टडीज के लिए यूएसए गया? फाइनेंशियल ईयर 16-17 में गया। ऑन विच डेट? 1 मार्च 2017। ओके, मतलब 1 मार्च 2017 तक इंडिया में था, लेकिन अभी 1 मार्च 2017 के बाद से वो इंडिया में नहीं है। किधर है वो? यूएसए, पढ़ाई कर रहे हैं। एंड केम बैक टू इंडिया, वापस आया। देखो 1 मार्च 2017 को छोड़ के गया था ना, हाँ, तो वापस कब आया वो? कौन सा फाइनेंशियल ईयर था? 16-17। केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2019 में वापस इंडिया आया। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 1920। तो 1920 में वापस इंडिया आया, कभी? 1 अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर से इंडिया में। तो 16-17 में वो इंडिया छोड़ के गया था, कभी गया था? 1 मार्च, मतलब 1 मार्च तक इंडिया में था, 1 मार्च के बाद से इंडिया में। फिर बीच में 17, 18 और 18, 19 ये
वो कहाँ था? यूएसए। वापिस 1920 में वो कब आया इंडिया? फर्स्ट ऑफ। ठीक है, अभी हमको बोला है कि इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो। ठीक है, निकाल दे। अच्छा, पहले क्या ढूंढना है हमको? हमको पहले ये फाइंड आउट करना है कि वो रेसिडेंट है या वो नॉन रेसिडेंट है। अब देखो, ये सब में आपको नंबर ऑफ डेज का डिटेल दिया है, जैसे पिछले सब में दिया था, जैन में नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पर डेज, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। सब में इंफॉर्मेशन दिया है, इंफॉर्मेशन से आपको नंबर ऑफ डेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो क्या पता करेंगे कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। अच्छा, एक्सेप्शन में आता है क्या? नहीं। क्यों? देखो ना, 1 अक्टूबर 1920 में वो इंडिया वापस आया ना। आगे क्या लिखा है? एंड सिंस देन ही इज इन इंडिया, और उसके बाद से इंडिया में ही रह रहा है। मतलब वो इंडिया विजिट के लिए नहीं आया, वो इंडिया किस लिए आया? स्टे के लिए। मतलब वो प्रीवियस ईयर में इंडिया आ रहा है, बट फॉर स्टे, नॉट फॉर विजिट। एक्सेप्शन 2 में क्या लिखा है कि इंडियन सिटीजन या कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर प्रीवियस ईयर में इंडिया आता है फॉर अ विजिट, तो उसको सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। बट क्या ये विजिट के लिए आया? नहीं, लिखा है सिंस देन ही इज इन इंडिया, उसके बाद से इंडिया नहीं है। तो he did not came to India for a visit, he came to India for a stay. उसकी पढ़ाई अमेरिका में खत्म हो गई, फिर वो इंडिया में रहने के लिए वापस आ गया अपने माँ के पास। तो एक्सेप्शन में नहीं आता ना, सेकंड एक्सेप्शन में आ रहा है ना फर्स्ट। फर्स्ट एक्सेप्शन तो किसके लिए है? प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जाने वालों के लिए। ये प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के गया क्या? प्रीवियस ईयर हमारे लिए क्या है? 1920। ये इंडिया छोड़ के कब गया था? 16-17 में, 16-17 में इंडिया छोड़ के गया था, प्रीवियस ईयर में नहीं। तो एक्सेप्शन 1 में भी नहीं आता है। एक्सेप्शन 2, प्रीवियस ईयर में इंडिया आना चाहिए तो इंडिया आ रहा है, विजिट के लिए आना चाहिए, ये स्टे के लिए आ रहा है, तो एक्सेप्शन 2 में भी नहीं आ रहा है। तो ना फर्स्ट एक्सेप्शन में आ रहा है ना सेकंड एक्सेप्शन में आ रहा है, दोनों एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है। इसको सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल है, मतलब अगर फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया तो सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं। पहले क्या पता करेंगे कि वो रेसिडेंट है या वो नॉन रेसिडेंट है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। ठीक है, पहले देखते हैं कंडीशन 1 चेक करते हैं। क्या कहता है कंडीशन 1? प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज का स्टे इंडिया में होना चाहिए। चलो उसका प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में था वो निकाल लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्या है? 1920। 1 अक्टूबर को इंडिया आ गया, तो 1 अक्टूबर से इंडिया आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे मंथ, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया। कंडीशन 1 चेक करने के लिए 2 मंथ और नंबर ऑफ डेज। अक्टूबर से इंडिया में ना, अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है मंथ, बट अप्रैल में था क्या? वो नहीं। अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक नहीं। अक्टूबर 2009, नवंबर 2009, दिसंबर 2009, जनवरी 2020, फरवरी 2020, मार्च। अक्टूबर 1 को आ गया था ना, तो इंडिया में स्टे काउंट होगा, और उसके बाद से इंडिया में ही है, तो 31 डेज होते हैं अक्टूबर में, पूरा 31 डेज इंडिया में होते। नवंबर भी पूरा 30 डेज इंडिया में था, दिसंबर भी पूरा 31 डेज इंडिया में, जनवरी भी पूरा 31 डेज इंडिया में, फरवरी भी पूरा मंथ इंडिया में था। लेकिन फरवरी कौन सा था? 2020 का लीप ईयर, इसमें 29 डेज होंगे, और मार्च का 4। तो प्रीवियस ईयर में कितना टोटल आ रहा है? 183 डेज। कंडीशन 1 फुलफिल। कंडीशन 1 कहता है 182 डेज होना चाहिए, हो रहा है नहीं है? ये 183 डेज इंडिया में था, आराम से फुलफिल हो रहा है। तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। मिस्टर अल्पेश इज रेसिडेंट, ही सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब क्या ढूंढना है? रेसिडेंट हो गया तो क्या ढूंढना है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट।
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, बाय।